तो दोस्तों कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को पुनः स्वागत है सोनी क्लासेस में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ग 8 के लिए साइंस, जिसका पहला चैप्टर है और उसका नाम है दहन और ज्वाला, चीजों का जन्म। देखिए दोस्तों, यह एनसीईआरटी बुक है और इसका पहला नाम है दहन और ज्वाला, चीजों का जन्म। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करें। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दहन और ज्वाला, चीजों का जलना है क्या। देखिए दोस्तों, आप दहन ऐसे शब्द सुने होंगे, दहन। तो चलिए हम सबसे पहले दहन के बारे में ही जान लेते हैं। चलिए, दहन दहन देखिए दोस्तों, दहन क्या है? जब कोई पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दहन कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम एक मोमबत्ती बना लेते हैं। एक क्या बना लेते हैं? मोमबत्ती। देखिए दोस्तों, हमने एक मोमबत्ती बना लिया और ये जल रहा है, ठीक है, ये जल रहा है। तो देखिए दोस्तों, मोमबत्ती जब जलता है, मोमबत्ती, देखिए ये क्या है हमारा? मोमबत्ती है, मोमबत्ती है। जब मोमबत्ती जलता है तो प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। उसके बाद क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऊष्मा यानी हमको गर्माहट का अनुभव होता है। ऊष्मा क्या करता है? हमको गर्माहट का अनुभव कराता है। तो देखिए, जब मोमबत्ती जलता है तो जलने के बाद प्रकाश और ऊष्मा देता है। ठीक इसी प्रकार दहन में होता है कि जब कोई पदार्थ जलता है और जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश देता है, इसी क्रिया को हम दहन बोलते हैं। दिक्कत है? देखिए, जब कोई पदार्थ जलकर यानी जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश देता है, उसी को बोलते हैं दहन। दिक्कत है? दहन। देखिए दोस्तों, हमने आपको दहन बताया कि जब कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है उसे बोलते हैं दहन। अब देखिए दोस्तों, दहन है। अब हमें यहाँ पर आता है कि दहन के लिए आवश्यक शर्त कितने हैं। तो देखिए दोस्तों, दहन के लिए आवश्यक शर्त 4 है। दहन के लिए आवश्यक शर्त कितने हैं दोस्तों? तो 4 है। देखिए, पहला क्या है? पहला है ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ। उसके बाद है दोस्तों उसके बाद है हमारा ऑक्सीजन यानी O2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। उसके बाद है दोस्तों माचिस, माचिस। और उसके बाद है दोस्तों हमारा ज्वलन तापक्रम, ज्वलन तापक्रम। देखिए दोस्तों, दहन के लिए आवश्यक शर्त कितने हैं? 4 है। ज्वलनशील पदार्थ, O2, ऑक्सीजन, उसके बाद माचिस और उसके बाद ज्वलन तापक्रम। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया दहन क्या है कि जब कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है उसी को बोलते हैं दहन। दहन के लिए आवश्यक शर्त कितने हैं? 4 है। ज्वलनशील पदार्थ, ऑक्सीजन यानी O2 जिसको बोलते हैं, और उसके बाद माचिस है, और उसके बाद ज्वलन तापक्रम। अब देखिए, उसके बाद दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? ज्वलनशील पदार्थ है क्या। आखिर ज्वलनशील पदार्थ है तो है क्या? तो देखिए दोस्तों, ज्वलनशील पदार्थ में क्या होता है? वे सभी पदार्थ जो जलता है, मान लीजिए जो जलता है उसी को बोलते हैं हम ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ क्या है? वे सभी पदार्थ जो जलता है उसी को बोलते हैं ज्वलनशील पदार्थ। जैसे हम बोल सकते हैं लकड़ी, लकड़ी, कोयला, कोयला, पुआल, पुआल, इत्यादि, इत्यादि। दिक्कत है दोस्तों? देखिए, यहां से क्या है? ज्वलनशील पदार्थ यानी जो पदार्थ जलता है उसे बोलते हैं ज्वलनशील पदार्थ, जैसे लकड़ी, कोयला, पुआल इत्यादि। और यहीं से और प्रश्न पूछता है जो होता है अज्वलनशील पदार्थ, यहीं से पूछता है
ज्वलनशील पदार्थ। देखिए ज्वलनशील पदार्थ क्या था, जो पदार्थ जलता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। दिखाते हैं जैसे लकड़ी, कोयला, गोईठा यानी कुआं दिखाते हैं इसमें। अब आइए इसमें अज्वलनशील पदार्थ। जानते हैं अ मतलब होता है नहीं, अ मतलब होता है नहीं, ज्वलनशील मतलब होता है ज्वलनशील, अर्थात तो वैसा पदार्थ जो ज्वलनशील नहीं है, वैसा पदार्थ जो ज्वलनशील नहीं है उसे बोलते हैं हम अज्वलनशील पदार्थ। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो पदार्थ नहीं जलता है उसे बोलते हैं अज्वलनशील पदार्थ। देखिए फिर से समझिए, अ मतलब होता है नहीं, ज्वलनशील मतलब होता है ज्वलनशील, अर्थात वैसा पदार्थ जो ज्वलनशील नहीं है उसे बोलते हैं अज्वलनशील पदार्थ। फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो पदार्थ नहीं जलता है उसे बोलते हैं अज्वलनशील पदार्थ। दिखाते हैं आप लोगों को, जैसे इसमें देखिए जैसे में क्या होता है, पत्थर होता है, पत्थर, माटी होते हैं, माटी, उसके बाद होता है हमारा लोहा, तांबा इत्यादि। ये सब देखिएगा कभी भी जलता है नहीं। जब भी जलेगा ये लकड़ी जलेगा, कोयला जलेगा, पुआल जलेगा, उसके बाद कागज जलेगा, कागज, कागज, उसके बाद क्या गोईठा हो जाता है हमारा, गोईठा, ये सब जलता है। और ये सब पत्थर हो गया, माटी हो गया, लोहा, तांबा, ये सब कभी भी जलता नहीं है। दिखाते इसमें, देखिए क्या है, हमने आपको बताया दहन, यानी जो पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश देता है उसे बोलते हैं दहन। दहन के लिए आवश्यक शर्त कितने हैं, तो 4 है। ज्वलनशील पदार्थ, यानी ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है, जो पदार्थ जलता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। यही से पूछते हैं हमारे अज्वलनशील पदार्थ क्या है, जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। अब आवश्यक शर्त में हमने आपको बताया ऑक्सीजन यानी O2। देखिए जब हम इसको जलाएंगे, मोमबत्ती को जलाएंगे, अब वहां पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये मोमबत्ती कभी जलेगा नहीं। समझ गए। मान लीजिए हम यहाँ पर लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी, लकड़ी को हम जला रहे हैं। जब हम लकड़ी को जला रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन यानी O2 नहीं है तो यह लकड़ी कभी भी जलेगा नहीं, जलेगा नहीं। मतलब क्या है, लकड़ी यानी किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो कोई भी पदार्थ है वह जलेगा नहीं, मतलब ज्वलनशील पदार्थ जो है वो जलेगा नहीं। ज्वलनशील हमने आपको क्या बताया कि जो जलता ही नहीं है, जब वो जलेगा नहीं तो उसका हम बात क्या करेंगे, इसमें तो दहन की बात करना है हमको। दिक्कत है इसमें, दहन की ये बात करना है केवल, अदहन इसको ज्वलनशील पदार्थ अज्वलनशील पदार्थ नहीं करना है। ज्वलनशील क्या होता है, जो पदार्थ जलता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। अज्वलनशील जो पदार्थ नहीं जलता है उसे बोलते हैं अज्वलनशील। अब ये माचिस, तो देखिए हम आपको बता दे रहे, माचिस जो होता है, माचिस बनाने का प्रथम प्रयास 1680 ईस्वी में किया गया। माचिस बनाने का प्रथम प्रयास कब किया गया था दोस्तों, 1680 ईस्वी में। देखिए दोस्तों माचिस जो होता है लाल फास्फोरस के माध्यम से बनाया जाता है। लाल फास्फोरस के माध्यम से बनाया जाता है। जो माचिस होता है दोस्तों किस फास्फोरस से बनाया जाता है, लाल फास्फोरस। अब जानते हैं दोस्तों फास्फोरस क्या होता है। देखिए दोस्तों फास्फोरस 2 प्रकार का होता है। फास्फोरस हमारा 2 प्रकार का होता है। दिखाते हैं दोस्तों। अब देखिए फास्फोरस हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है लाल फास्फोरस, एक होता है हमारा सफेद फास्फोरस यानी सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस को ही पीला फास्फोरस बोला जाता है, पीला फास्फोरस। देखिए दोस्तों फिर से समझिए, माचिस बनाने का प्रथम प्रयास 1680 ईस्वी में किया गया था। माचिस लाल फास्फोरस के माध्यम से बनाया जाता है। फास्फोरस जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक लाल फास्फोरस, एक सफेद फास्फोरस।
अब सफेद फास्फोरस को ही पीला फास्फोरस कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न उठता है कि माचिस जो बनाया जाता है आखिर लाल फास्फोरस का ही क्या है बनाया जाता है? माचिस जो बनाया जाता है आखिर लाल फास्फोरस का ही क्यों बनाया जाता है? सफेद फास्फोरस यानी पीला फास्फोरस के लिए फास्फोरस से क्यों नहीं बनाया जाता है? आपके दिमाग में यह प्रश्न जरूर ही आया होगा, तो इसलिए हम चलिए ये बता दे रहे हैं कि आखिर लाल फास्फोरस का ही माचिस क्यों बनाया जाता है और क्यों नहीं सफेद फास्फोरस को बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, लाल फास्फोरस जो होता है वो खतरनाक नहीं होता है, वह वायु के संपर्क में आने से जलता नहीं है, वह अपने आप जलता नहीं है, इसलिए लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है। अगर लाल फास्फोरस न रहता तो माचिस सफेद फास्फोरस से नहीं बनता, क्योंकि सफेद फास्फोरस जो होता है वायु के संपर्क में आने से जलने लगता है, वो जलने प्रारंभ कर देता है। मानिए जब हम माचिस सफेद फास्फोरस का बनाएंगे तो हम माचिस को कहीं भी रखेंगे तो वह जलना प्रारंभ हो जाएगा। जब वहां पर उसके अगल बगल कोई सामग्री होगा तो वह सामग्री जल जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा क्षति होगा और हमको बहुत सारा क्षति की सामना करना पड़ जाता है। इसलिए क्या किया जाता है, सफेद फास्फोरस से माचिस नहीं बनाया जाता है। यानी नहीं, सफेद फास्फोरस या पीला फास्फोरस को जल में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। जहां देखिए सफेद फास्फोरस यानी पीला फास्फोरस को हम कहां पर रखते हैं, जल में रखते हैं। जहां चाहिए दोस्तों कि माचिस बनाया जाता है जो लाल फास्फोरस से बनाया जाता है, और माचिस बनाने का प्रथम प्रयास 1680 ईस्वी में किया गया था। दिखाते हैं, फिर से समझिए। दहन क्या है? जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? दहन बोलते हैं, यानी दहन कहते हैं। दहन के लिए आवश्यक शर्त कितने हैं? तो दहन के लिए आवश्यक शर्त 4 है। ज्वलनशील पदार्थ, ऑक्सीजन, उसके बाद माचिस, उसके बाद ज्वलन तापकरण। अब चलिए, ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं? जो पदार्थ जलता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पुआल, गोईठा, कागज इत्यादि। उसके बाद आइए, यही से एक और प्रश्न पूछता है जिसका नाम है अज्वलनशील पदार्थ। यानी अज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। अ मतलब होता है नहीं, ज्वलनशील मतलब होता है ज्वलनशील, यानी जो पदार्थ नहीं जलता है उसे बोलते हैं अज्वलनशील पदार्थ। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो दहन की क्रिया होगी नहीं। दहन की क्रिया आखिर होगी नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि दहन की क्रिया में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दिक्कत है, अगर ऑक्सीजन ना रहेगी तो दहन की क्रिया नहीं होगी। उसके बाद हमने बताया माचिस। तो माचिस बनाने का प्रथम प्रयास 1680 ईस्वी में किया गया था। माचिस जो होता है लाल फास्फोरस से बनाया जाता है। फास्फोरस जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है, एक लाल फास्फोरस, एक श्वेत फास्फोरस। दिक्कत है। अब देखिए, जो माचिस बनाया जाता है लाल फास्फोरस से क्यों बनाया जाता है? क्योंकि लाल फास्फोरस वायु के संपर्क में आने से कभी जलता नहीं, उसको रगड़ना पड़ता है। देखिएगा, माचिस के डिबिया पर एक लाल फास्फोरस लगाया जाता है और माचिस के जो तीली होती है उस पर भी लाल फास्फोरस होता है। जब हम माचिस के डिबिया पर माचिस के तीली से स्पर्श करते हैं, उस पर रगड़ते हैं, तो उसमें से आग उत्पन्न होता है, जल जाता है। दिक्कत है, इसलिए हम बनाते हैं लाल फास्फोरस के माचिस के तीली। उसके बाद श्वेत फास्फोरस का माचिस क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि श्वेत फास्फोरस जो होता है वायु के संपर्क में आने से अपने आप जलने लगता है। जब अपने आप जलने लगेगा तो वो किसी भी पदार्थ को जला देगा। जब जला देगा तो हमको नष्ट करेगा, हमको क्षति पहुंचाएगा। इसलिए जो होता है श्वेत फास्फोरस, पीला फास्फोरस का उपयोग माचिस बनाने में नहीं किया जाता है। हमने आपको इतना ही बताया। अब आइए इस पर ज्वलन तापकरण क्या होते हैं? ज्वलन तापकरण, चलिए हमारे साथ। अभी आप मौसम जब ठंडे के दिन होता है, जब ठंडी के दिन आती है तो हम लोग आग तापते हैं। आग तापते हैं तो कोई कोई पुआल लेकर आता है, कहता है चलो आज पुआल तापते हैं। देखिएगा, पुआलवा जो रहता है कभी कभी भींज जाता है शीत के माध्यम से, ओस के माध्यम से। दिक्कत है, जब वो भींज जाता है तो हम उसको कितने भी माचिस बार ले, कितने भी माचिस बार ले, वो बेचारा है तो वो जलता ही नहीं है। क्यों नहीं जलता जानते हैं? क्योंकि उसका ज्वलन ताप जो होता है बहुत ही निम्न होता है। उसको जलने के लिए जितना ज्वलन ताप चाहिए उतना ज्वलन ताप नहीं है। ज्वलन मतलब होता है आग, ताप मतलब होता है उसका ताप कितना होता है। दिक्कत है। तो देखिए, ज्वलन तापकरण क्या होता है? जिस तापकरण पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसी को बोलते हैं ज्वलन तापकरण। आप कभी ऐसे देखिए होगा घर में, जब आपकी माँ बहन गोईठा पर खाना बनाती है तो गोईठा जब लकड़ी थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा कांच रहता है, मतलब थोड़ा सा भींगा हुआ रहता है, तो लकड़ियां वो गोईठा जल्दी लहकता है नहीं।
क्यों नहीं लाता है पता है? क्योंकि उसका ज्वलन ताप जो क्रम है निम्न हो गया है, जितना चाहिए उतना है नहीं, इसलिए वो लकड़ी और गैठा जलता नहीं। जलने से पहले वो बहुत धुआंता है, तो हमारे आंखों में लगता है, तो कहते हैं इसको फेंको फेंको जल्दी फेंको, धुआं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं। और जो सूखा लकड़ी है, सूखा गुट है, उसको हम लहकाते हैं, उसको हम उपयोग में लेते हैं, क्योंकि उसका ज्वलन ताप जो है निश्चित है, बढ़िया दिक्कत है। तो वही होता है हमारा ज्वलन ताप क्रम, यानी जिस ताप क्रम पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसी को बोलते हैं ज्वलन ताप क्रम। देखिए दोस्तों, आप इसको समझिए, लिखने से कोई होता है नहीं, आप जितना ही समझिएगा आप उतना ही लिखिएगा। देखिए हमने बताया कि ज्वलन ताप क्रम क्या है। जिस ताप क्रम पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे बोलते हैं ज्वलन ताप क्रम। ठीक है, इसमें जिस ताप क्रम पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे बोलते हैं हम ज्वलन ताप क्रम। दिखाते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो होता है ज्वाला, ये अब हमको जानना है ज्वाला है क्या। ज्वाला देखिए, इसके बाद दोस्तों होता है हमारा ज्वाला। अब ज्वाला किसे कहते हैं, यानी ज्वाला यानी आग किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, ज्वाला जो होता है एक क्षेत्र होता है। ज्वाला क्या है? एक क्षेत्र है। ज्वाला एक क्षेत्र है, दिखाते हैं। ज्वाला क्या है? एक क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। आप इतना ही बोलिएगा, ज्वाला एक क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उसे ज्वाला कहते हैं। दिखाते हैं, ज्वाला एक क्षेत्र है जिसमें कोई पदार्थ, कौन सा पदार्थ? गैसीय पदार्थ। ज्वाला एक क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उसी को बोलते हैं ज्वाला, उसे कहते हैं ज्वाला। यानी ज्वाला एक क्षेत्र है, ज्वाला एक वैसा क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है, उसे ज्वाला कहते हैं। दिखाते हैं दोस्तों। चलिए, यहां से कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है हम उसको बता दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पूछेगा दहन किसे कहते हैं। दहन किसे कहते हैं? तो दहन जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है उसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। और प्रश्न पूछेगा कि दहन के लिए आवश्यक शर्त कितने हैं? दहन के लिए आवश्यक शर्त कितने हैं? तो दहन के लिए आवश्यक शर्त दोस्तों 4 है। पहला है ज्वलनशील पदार्थ, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद माचिस है, और उसके बाद ज्वलन ताप क्रम है। और यहीं से पूछता है ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ जलता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पुआल इत्यादि, कागज, कोई मतलब इत्यादि। अब उसके बाद आइए, उसके बाद दोस्तों पूछता है अज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा दोस्तों कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, क्यों? अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो दहन की क्रिया नहीं होगी, इसलिए दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। और उसके बाद माचिस से पूछेगा कि माचिस बनाने का प्रथम प्रयास कब हुआ था? तो 1680 ईस्वी में। 1680 ईस्वी में माचिस बनाने के लिए किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। फास्फोरस कितने प्रकार के होते हैं? तो फास्फोरस हमारा 2 प्रकार का होता है, एक लाल फास्फोरस और दूसरा श्वेत फास्फोरस। अब देखिए, श्वेत फास्फोरस को जल के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे पूछा जाता है कि श्वेत फास्फोरस को कहां रखा जाता है? जल में रखा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहां से पूछता है कि श्वेत फास्फोरस का उपयोग माचिस बनाने में क्यों नहीं किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, श्वेत फास्फोरस का उपयोग माचिस बनाने में नहीं किया जाता है क्योंकि श्वेत फास्फोरस ऑक्सीजन की उपस्थिति में आकर जलने लगता है। और उसके बाद हमने दोस्तों यहां से भी बताया कि सबसे खतरनाक फास्फोरस कौन है? सबसे खतरनाक फास्फोरस कौन है? तो सबसे खतरनाक फास्फोरस जानते हैं कौन है? यानी श्वेत फास्फोरस, यानी पीला फास्फोरस सबसे खतरनाक फास्फोरस है। आइए अब उसके बाद हमने आपको बताया कि ज्वलन ताप क्रम क्या है। तो देखिए दोस्तों, जिस ताप क्रम पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसी को बोलते हैं ज्वलन ताप क्रम। यानी जिस ताप क्रम पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप क्रम कहते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि ज्वाला किसे कहते हैं? ज्वाला किसे कहते हैं? तो ज्वाला एक क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। दिखाते हैं आप लोगों को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से पूछता है मोम क्या है? मोम चलिए दोस्तों, क्या है मोम? मोम
मोम जानते हैं क्या है? मोम एक हाइड्रोकार्बन है। मोम क्या है दोस्तों? एक हाइड्रोकार्बन है। देखा थे दोस्तों, मोम क्या है? मोम एक हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए दोस्तों, यहीं से पूछता है मोम कहां से प्राप्त होता है? मोम कहां से प्राप्त होता है? मोम कहां से प्राप्त होता है? तो मोम जो होता है मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। छत्ते से प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, मोम क्या है? तो मोम एक हाइड्रोकार्बन है। मोम कैसे प्राप्त होता है? मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त करते हैं। उसके बाद पूछता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन ठीक है दोस्तों। हाइड्रोकार्बन क्या है? तो देखिए, आप सिंपल शब्द में बताइएगा, हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर से समझिए, हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब मोम क्या है? तो मोम एक हाइड्रोकार्बन है। मोम कहां से प्राप्त होता है? तो उसे मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, इसको पूछता है मोमबत्ती किसे कहते हैं? मोमबत्ती किसे कहते हैं? मोमबत्ती किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, मोमबत्ती में क्या होता है? मोम होता है और एक बत्ती होता है। तो मोम और बत्ती से जो पदार्थ बनता है उसे मोमबत्ती कहते हैं। मोम और बत्ती के साथ संजोग कर जो बनता है उसे मोमबत्ती कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मोम के अंदर जब बत्ती लगा दिया जाता है, यानी कोई बत्ती लगा दिया जाता है, उसे मोमबत्ती कहते हैं। देखिए, ये बत्ती है हमारा, ये बत्ती है। ये क्या है हमारा दोस्तों? मोम है। मोम, इसमें बत्ती ऐसे रहता है लंबा, और इसमें चारों ओर से क्या रहता है? मोम रहता है, और ऊपर हम जब जलाते हैं तो ये जलने लगता है। तो वही पूछ रहे हैं मोमबत्ती किसे कहते हैं? तो मोम के साथ जब बत्ती लगा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मोमबत्ती कहते हैं। अब दोस्तों, यहां से पूछता है मोमबत्ती के कितने क्षेत्र हैं? मोमबत्ती के कितने क्षेत्र हैं? तो मोमबत्ती का दोस्तों 3 क्षेत्र है। मोमबत्ती के 3 क्षेत्र है। एक है आंतरिक, एक है मध्य, एक है बाहरी। देखिए दोस्तों, मोमबत्ती के कितने क्षेत्र है? तो मोमबत्ती के 3 क्षेत्र है, आंतरिक, मध्य और बाहरी। आंतरिक, देखिए अंदर एक रहता है आंतरिक, मध्य हो गया, एक बाहरी हो गया। आंतरिक, मध्य और बाहरी। मोमबत्ती के कितने क्षेत्र? तो मोमबत्ती के 3 क्षेत्र है, एक आंतरिक है, एक मध्य है, एक बाहरी है। दिखा है मोम क्या है? तो मोम एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो पदार्थ बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको आता है यहाँ से कि मोम कहां से प्राप्त करते हैं? तो मोम जो होता है मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त किया जाता है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे बढ़िया से तो हम समझेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया कि नहीं। देखिए दोस्तों, आपका एक पहला चैप्टर क्लियर हो गया। इसके बाहर कोई आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, इस सभी को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। हमने आपको समझा दिया। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा सा भी तकलीफ हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कृपया दोस्तों आपसे अनुरोध है कि वीडियो को 2 हाली अवश्य देखिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी तकलीफ हो रहा है तो वीडियो को अवश्य देख लीजिए 2 हाली, आपका सारा तकलीफ खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना।